वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही बच्चों एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर का हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही। बच्चों इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके, ताकि पूरे ही चैप्टर की आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो सके। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है तरक्की। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या बात समझाई जाएगी कि किसी भी मुल्क की तरक्की क्या होती है, किसी भी मुल्क की तरक्की किन किन बातों पर डिपेंड करती है। फ़ीकस आमदनी किसे कहते हैं, कौमी आमदनी किसे कहते हैं, फ़ीकस आमदनी को किस तरीके से निकाला जाता है। फ़ीकस आमदनी का मतलब क्या है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किसी भी देश के एक इंसान की प्रति व्यक्ति यानी कि एक एक इंसान की कितनी कितनी इनकम है, इसको किस तरीके से निकाला जाता है। और बच्चों इसके अलावा फ़ीसद यानी कि परसेंटेज का इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है, किन किन चीज़ों के अंदर किया जाता है। तो बच्चों जैसे जैसे आप क्वेश्चन आंसर समझते जाओगे आपका हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आइए इन पर गौर करिए वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं टेक्स्ट बुक के वो समझाती हूँ। तो सवाल नंबर 1 है, कुछ ऐसी मिसालें दीजिए जहां आमदनी के अलावा कुछ अवामिल हमारी ज़िंदगी के अहम पहलू होते हैं। देखो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि आपको कुछ ऐसी मिसालें देकर बताना है कि आमदनी यानी कि कमाई के अलावा समाज में रहने के लिए किसी भी इंसान को और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी आमदनी के अलावा समाज में रहने के लिए क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं। सवाल का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि इंसान को समाज में रहने के लिए आमदनी तो हर हाल में चाहिए यानी कि कमाई, मगर आमदनी के अलावा किसी भी इंसान को समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों की उनको ख्वाहिशात होती हैं। तो बच्चों आंसर को किस तरीके से लिखोगे कि देखो, किसी भी इंसान के लिए आमदनी उसकी ज़िंदगी जीने का बुनियादी पहलू होता है, मगर आमदनी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान को समाज में रहने के लिए चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी इंसान समाज में रहने के लिए क्या चाहता है, बराबरी का हक यानी कि मसावत का दर्जा चाहता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उनके साथ ऊंच नीच वाला व्यवहार हो। इसके अलावा आमदनी के अलावा कोई भी इंसान समाज में रहने के लिए आज़ादी चाहता है, जमहूरियत भी चाहता है। अब बच्चों आज़ादी और जमहूरियत के अलावा तीसरी और क्या चीज़ चाहता है इंसान समाज में रहने के लिए आमदनी के अलावा, कि समाज में उसके माल और दौलत का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और वो अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ जी सके। तो बच्चों इस बात को कैसे लिखोगे कि कुछ लोगों के लिए बेहतर कमाई और पैदावार के लिए बेहतर कम कीमतें मिल जाना ही ज़िंदगी का मकसद होता है। कैसे लिखोगे, कुछ लोगों के लिए बेहतर कमाई और पैदावार के लिए बेहतर कीमतें मिल जाना ज़िंदगी का मकसद होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें अवामिल भी हैं जिनकी इंसानी ज़िंदगी में और समाज में बहुत अहमियत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लोग मसावत का बर्ताव चाहते हैं, लोग आमदनी के अलावा आज़ादी को भी पसंद करते हैं, और मसावत के बाद वो क्या चाहते हैं, बराबरी के बाद आज़ादी और जमहूरियत। क्या चाहते हैं, आज़ादी और जमहूरियत का दूसरा बुनियादी यानी कि समाज में रहने के लिए आज़ादी के बाद जमहूरियत का दूसरा बुनियादी असूल भी चाहते हैं अपने समाज के अंदर। इसके अलावा बच्चों सभी लोग आमदनी, मसावत यानी कि बराबरी और आज़ादी के बाद लोग अपने जानो माल और अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं समाज में रहने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझे होंगे और एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आसानी से लिख देंगे। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। आपके गांव या शहर या मकामी इलाके के तरक्याती
मकासद क्या होने चाहिए। सवाल का मतलब समझ में आया आपको कि आप जिस किसी इलाके में, गांव में, शहर में या कस्बे में रहते हैं, उस जगह की तरक्की के लिए क्या क्या मकासद होने चाहिए, कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की सहूलियतें होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले बिजली की, पानी की, पक्की सड़कों की, अस्पतालों की सुविधा होनी चाहिए। गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से जोड़ना चाहिए, जिससे कि आने जाने के अंदर आसानी रहे। इसी तरीके से शहर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए तरक्की के लिए? बिजली, पानी, अस्पतालों की सुविधा, बसों की, ट्रेन की, मेट्रो की सहूलियत होनी चाहिए। बच्चों के लिए खुले एरियाज़ होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, बाज़ार भी होने चाहिए, ताकि जहाँ पर ज़रूरत का हर सामान आसानी से मुहैया हो सके। तो इस बात को बच्चों किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। हमारे गांव या कस्बे या मकामी इलाके में पक्की सड़कें, छोटी और बड़ी गलियाँ सभी पक्की होनी चाहिए। सफाई का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा रात को गलियों में रोशनी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। सभी इलाकों में जो घर बने हों वो मंसूबाबंद तरीके से बने हों, यानी कि सरकार के ज़रिए पास करके घर बने गए हों। गैर मंजूरा इमारतों को बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमारे इलाके में पार्क, हरियाली और खाली मकामात होने चाहिए जहाँ पर बच्चे खेल कूद सकें। इलाकों में बाज़ार भी होने चाहिए जिसमें सभी किस्म का सामान मुहैया हो सके। गांव और शहर को सड़कों से मुंसलिक यानी कि जोड़ना चाहिए। बड़े शहरों में मकामी बसों की खिदमत के साथ साथ रेल और मेट्रो का भी इंतज़ाम होना चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतज़ाम होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए और इन अस्पतालों में सभी किस्म का सामान होना चाहिए। तो बच्चों, यही सब बातें आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। आप अपनी समझ से भी लिख सकते हो इसको। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे। 3 ऐसी मिसालें दीजिए जहां हालत का मुवाजना यानी कि किसी भी हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए औसत यानी कि परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, औसत यानी कि परसेंटेज में किसी भी चीज़ को क्यों निकाला जाता है? क्योंकि देखो, जब दो चीज़ों का मुकाबला करके किसी को हम अपनी कोई बात समझाना चाहते हैं, अगर हम वो उसे काउंटिंग में बताएंगे तो कहने में, लिखने में और बताने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को लोगों को समझाने के लिए, कहने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल लिया जाता है। और सभी बच्चे जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा 100 के अंदर से निकलती है, कि जैसे कि 50% लड़के पढ़े लिखे हैं तो 50% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। इस बात को कहना और समझना बिल्कुल आसान है। अगर यही बात हम गिनती के अंदर कहेंगे, पूरे देश के लड़कों और लड़कियों की गिनती गिनेंगे, तो वो कहनी, बतानी और समझनी सभी लोगों के लिए तो आसान नहीं होगी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि फ़ीसद का इस्तेमाल इन्हीं सहूलियतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो फ़ीसद में क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं? फ़ीकस आमदनी, या फ़ीकस आमदनी किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर इंसान की कितनी कितनी आय है। कौमी आमदनी, कौमी आमदनी का मतलब क्या है? नेशनल इनकम, यानी कि कुल मिलाकर पूरे ही देश की कितनी कमाई है, कितनी आई है। औसत ऊंचाई, यानी कि क्लास के सभी बच्चों की अगर बच्चों ऊंचाई निकालेंगे तो वो भी परसेंटेज में निकाली जाती है। औसत वसन, ख्वानदगी की शरह, शरे अमवात। ख्वानदगी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे होने की परसेंटेज। इसी तरह से शरे अमवात का मतलब क्या है कि देश के अंदर कितनी तादाद में बच्चे, बूढ़े, मर्द, आदमी, औरत किस किस तादाद के अंदर मरते हैं। तो इस बात को भी बताने के लिए बच्चों हमेशा फ़ीसद यानी कि परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे कि फ़ीकस आमदनी और कौमी आमदनी, औसत ऊंचाई, औसत वज़न, ख्वानदगी की शरह, शरे अमवात वगैरह के लिए हमेशा औसत का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल है, आप ये क्यों सोचते हैं कि औसत आमदनी तरक्की को समझने का एक पैमाइशी आला है? तो बच्चों, जो औसत आमदनी होती है ये तरक्की को नापने का एक आला पैमाना नहीं है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखो बच्चों, जब दो मुल्कों के दरमियान औसत आमदनी की तुलना की जाती है तो इस पैमाने को, इस तरीके को, औसत आमदनी को, तरक्की को जानने का एक आला पैमाइशी आला नहीं समझा जाता है, क्योंकि इससे सही तरीके से जो असल तरक्की की वजह होती हैं वो पता नहीं चल पाती हैं। तो इसे किस तरीके से लिखोगे कि
दो ममालिक के दरमियान मवाजना करने के लिए औसत आमदनी एक बेहतर पैमाइशी आला नहीं है, क्योंकि इसके ज़रिए सही तसव्वुर पेश नहीं किया जाता है। हमें ये नहीं पता चल पाता है कि औसत अफराद क्या काम करते हैं। क्या एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के मुकाबले से ज़्यादा बेहतर हालत में हैं? तो बच्चों, इसी वजह से औसत आमदनी तरक्की को जानने का एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे हमें क्या क्या बातें नहीं पता चल पाती हैं। अगर बच्चों दो मुल्कों का कंपैरिजन किया जाए तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि औसत अफराद यानी कि दो मुल्कों के लोग अलग अलग क्या क्या काम करते हैं और एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हालत में हैं या नहीं है। अगला सवाल है, आलमी तरक्की रिपोर्ट 2006 के मुताबिक दरमियाना आमदनी वाले ममालिक में फ़ीकस आमदनी मालूम करनी है। यानी कि आलमी तरक्याती रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ के लोगों की जो आमदनी है दरमियाना आमदनी वाले यानी कि दरमियाना आमदनी वाले ममालिक जो है उनके अंदर फ़ीकस आमदनी मालूम करनी है। यानी कि ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं ऐसे जितने भी ममालिक जिनकी आमदनी ना ज़्यादा है ना कम है, दरमियाना है, वहाँ के ममालिकों की फ़ीकस आमदनी कितनी थी 2006 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक। तो बच्चों, आलमी तरक्याती रिपोर्ट की बुनियाद पर 2006 में दरमियाने आमदनी वाले ममालिक में फ़ीकस आमदनी यानी कि प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर के अंदर 722.5% डॉलर थी। याद रहेगा, 722.5 डॉलर थी फ़ीकस आमदनी दरमियाना ममालिक के लोगों की। जो ममालिक ना ज़्यादा कमाते हैं ना ज़्यादा कम, उन ममालिक के लोगों की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो कितनी थी, कितने डॉलर्स में थी? 722.5 डॉलर थी प्रति व्यक्ति। अगला सवाल है, हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए कौन से मकसद हासिल करने होंगे? देखो बच्चों, तरक्की एक तो मुल्क वो होते हैं जो तरक्की पजीर होते हैं और तरक्की याफ्ता होते हैं एक मुल्क। तो तरक्की पजीर मुल्क उन लोगों को कहते हैं जो तरक्की कर रहे होते हैं, यानी कि वो लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यानी कि इन मुल्कों ने पूरी तरीके से अभी तरक्की को हासिल नहीं किया होता है। याद रखोगे कि तरक्की पजीर ममालिक कौन होते हैं? वो ममालिक जो तरक्की की तरफ लगातार बढ़ रहे होते हैं, अभी इनके मुल्कों के अंदर पूरी तरह से तरक्की नहीं आई होती है। और तरक्की याफ्ता कौन से ममालिक होते हैं? जिन लोगों ने तरक्की को पूरी तरीके से हासिल कर लिया होता है, उसे तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। तो बच्चों, हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की पजीर ममालिक है। तो इस सवाल के अंदर पूछा गया है कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए कौन कौन से मकसद हासिल करने होंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से मकसदों को हासिल करना होगा जिन्हें हासिल करके हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता यानी कि डेवलप कंट्री बन सकता है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान को अपनी बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगानी होगी, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या से तो नुकसान होता है। क्योंकि जो हमारे देश के संसाधन होते हैं, चीज़ें होती हैं बच्चों, वो सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो याद रखोगे कि तरक्की याफ्ता बनने के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान को बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी पर रोक लगानी होगी। इसके अलावा मुल्क में दस्तयाब यानी कि मुहैया सभी कुदरती वसाइल, जितने भी कुदरती वसाइल हैं, ज़राअती ज़मीन है, जंगलात हैं, जंगली जानवर हैं, सनती इकाइयाँ यानी कि उद्योग धंधे बिजनेस हैं, आबी वसाइल यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हिंदुस्तान की आबादी के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए किया जाना चाहिए, मंसूबाबंद तरीके से करना होगा। याद रखोगे कि तरक्की हासिल करने के लिए हिंदुस्तान को अपने देश के अंदर जितनी भी चीज़ें सहूलियतें कुदरती तौर के ऊपर मुहैया है, उनका इस्तेमाल आबादी के फ़ायदे को ध्यान में रखकर मंसूबाबंद तरीके से करना होगा, ताकि आगे चलकर भी लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, आबपाशी यानी कि सिंचाई की सहूलियात को बेहतर क्वालिटी के बीज और कीमियाई खाद वगैरह की सहूलियात किसानों को देनी होंगी, ताकि मुल्क तरक्की कर सके, ज़्यादा पैदावार हो सके, ज़्यादा पैसा कमा सके दूसरे मुल्कों के अंदर खाने पीने की अशिया को बेचकर।
इसके अलावा आलमकारी, लिबरलाइजेशन, बैनुल अक़वामी तिजारती पॉलिसियों का इस्तेमाल कर आलिमी इदारों के साथ ताउन करना पड़ेगा और तरक्की याफ्ता ममालिक पर यह दबाव डालना होगा कि वे ज़राअती पैदावार के लिए हिंदुस्तान को ताउन दें, यानी कि तालमेल करें। समझ में आ गए कि हिंदुस्तान को बच्चों तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए किन किन चीज़ों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आबादी पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद मुल्क के अंदर कुदरती तौर पर जितने भी सहूलियतें हैं उन सहूलियतों का इस्तेमाल मंसूबाबंद तरीके से आबादी के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए करना होगा ताकि इन चीज़ों का आगे भी चलकर इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, आबपाशी, सहूलियात, खाद, कीमियाई खादों, ट्रैक्टर वगैरह का किसानों को सहूलियतें देनी पड़ेंगी जिससे कि देश की पैदावार हो सके। इसके अलावा हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन देना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करनी भी और उन पर इस बात का भी ज़ोर डालना होगा हिंदुस्तान को कि ज़राअती पैदावार के लिए वो हिंदुस्तान को ताउन दे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1 है, आम तौर पर किसी मुल्क की तरक्की का तयन किस चीज़ से किया जाता है। समझ में आया कि आम तौर पर किसी भी मुल्क की तरक्की को किस चीज़ों से तोला जाता है। तो फ़ीकस आमदनी पर, औसत ख्वानगी की सतह पर, लोगों की सेहत पर या मंदरजा बाला सभी। तो आंसर होगा मंदरजा बाला सभी, यानी कि इन तीनों चीज़ों की बुनियाद पर किसी भी मुल्क की तरक्की का तयन किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। मंदरजा झेल पड़ोसी ममालिक में से इंसानी तरक्की के लिहाज से किन ममालिक की हालत हिंदुस्तान से बेहतर है। तो बच्चों श्रीलंका की, पड़ोसी ममालिक है ये हमारा श्रीलंका। मगर बच्चों अब की हालत की बात की जाए तो वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। हिंदुस्तान ज़्यादातर अपने पड़ोसी ममालिक से बेहतर कंडीशन के अंदर है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ के राजा को भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत लाना चाहते थे। सभी लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे। आपने BBC न्यूज़ वगैरह के अंदर अगर सर्च करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। अगला सवाल है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक मुल्क में 4 ख़ानदान हैं। उन ख़ानदानों की फ़ीकस आमदनी 5, 4, 7 और 3000 है। तो अगले ख़ानदान की आमदनी कितनी होगी। तो बच्चों आंसर होगा 6000। अगला सवाल है, आलिमी बैंक मुख्तलिफ़ तबक़ात की दर्जाबंदी करने के लिए किस पैमाइश आले का इस्तेमाल करता है। यानी कि बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ जो बैंक है आलिमी बैंक कहते हैं उसको। तो ये मुख्तलिफ़ तबक़ात की दर्जाबंदी करने के लिए, यानी कि अलग अलग तबके के लोगों को पहचानने के लिए किस पैमाइश का इस्तेमाल करता है, किस तरीके का इस्तेमाल करता है दर्जाबंदी करने के लिए। तो आलिमी बैंक औसत और फ़ीकस आमदनी की बुनियाद पर, याद रखोगे कि औसत और फ़ीकस आमदनी, औसत यानी कि एवरेज को बोलते हैं, ये भी परसेंटेज में निकलती है और फ़ीकस आमदनी भी परसेंटेज में निकलती है। तो आलिमी बैंक औसत और फ़ीकस आमदनी की बुनियाद पर ममालिक या बैंकों की दर्जाबंदी करता है, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में रखता है। ममालिक के दरमियान मुवाजना करने के लिए कुल आमदनी बेहतर पैमाइशी आला नहीं है, क्योंकि इनकी आबादी मुख्तलिफ होती है। अलग अलग मुल्कों की आबादी बच्चों अलग अलग होती है। तो इसी वजह से आलिमी बैंक के ज़रिए किसी भी 2 मुल्कों का मुवाजना करने के लिए कुल जो आमदनी है वो बेहतर पैमाइशी आला नहीं है, क्योंकि अलग अलग मुल्क की आबादी अलग अलग होती है। कुल आमदनी का मुवाजना करने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि औसत फ़र्द क्या काम करता है, यानी कि कितने % लोग कितना काम करते हैं। अगला सवाल है, तरक्की की पैमाइश का UNDP की पैमाइशी आइला किन पहलों में आलिमी जंग से मुख्तलिफ है। तो देखो आलिमी बैंक से मुख्तलिफ है। यहाँ पर बच्चों आपको आलिमी बैंक लिखना है, मैंने गलती से आलिमी जंग लिख दिया है। तो आलिमी बैंक मुल्क की कुल आमदनी को पैमाइशी आले की शक्ल में इस्तेमाल करता है। याद रखोगे कि आलिमी बैंक जो किसी भी मुल्क की कुल मिलाकर आमदनी होती है उसको
नापने के आले की शक्ल में, पैमाइश किसे कहते हैं? नापने के आले की शक्ल में किसी भी मुल्क की आमदनी को इस्तेमाल करता है, यानी कि जैसे कि किसी मुल्क की कुल आमदनी कितनी है, किसी की कितनी है, किसी की कितनी है, वगैरह वगैरह। जबकि UNDA के ज़रिए पिछली एक दिहाई में सेहत और तालीम से मुताल्लिक जो डेटा होता है, अदाद शुमार होता है, तरक्की को तरक्याती पैमाइश के आले के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखोगे, आलमी बैंक किसी भी देश की तरक्की को जानने के लिए कुल आमदनी को अंदाज़ा लगाता है जानकर। इसी तरीके से UNDP के ज़रिए पिछली एक दहाई के अंदर किसी भी मुल्क के लोगों की सेहत तालीम से मुताल्लिक जो डेटा होता है उससे अंदाज़ा लगाता है कि किस मुल्क की तरक्की कहाँ तक गई है। UNDP के ज़रिए शाया किर्दा इंसानी तरक्याती रिपोर्ट में लोगों के तालीमी और सेहत से मुताल्लिक मय्यार और फ़ीकस आमदनी की बुनियाद पर तरक्की का अंदाज़ा लगाया जाता है। याद रखोगे कि UNDP के ज़रिए शाया किर्दा इंसानी तरक्याती रिपोर्ट के अंदर, यानी कि UNDP के ज़रिए जो रिपोर्ट शाया की जाती है उसके अंदर किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा वो कैसे लगाते हैं? वहाँ के लोगों की तालीम की परसेंटेज, सेहत से मुताल्लिक मय्यार और फ़ीकस आमदनी की बुनियाद पर तय किया जाता है। अगला सवाल है, हम औसत का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अभी मैंने समझाया था। तो हम औसत का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि दो ममालिक के माशी यानी कि पैसे से रिलेटेड हालत को मालूम करने का यह सबसे आसान पैमाइशी आला है। किसी भी मुल्क की कुल आमदनी, यानी कि कोई भी मुल्क की कुल मिलाकर कितनी आमदनी है, अगर उस देश की कुल आबादी यानी कि कुल जनसंख्या से तकसीम यानी कि डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उस मुल्क की औसत आमदनी पता चल जाएगी कि किस देश की आमदनी कुल मिलाकर कितनी है, औसत कितनी है। इसलिए आमतौर पर औसत का ही इस्तेमाल किया जाता है। याद रखोगे बच्चों, औसत आमदनी कैसे निकालते हैं? किसी भी मुल्क की जो कुल टोटल मिलाकर आमदनी होती है उसको डिवाइड करते हैं कुल आबादी के साथ। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो औसत आमदनी कहलाता है किसी भी मुल्क की। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के लोगों के ज़रिए तवानाई के किस ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है? तसव्वुर कीजिए कि अब से 50 साल बाद हिंदुस्तान के क्या हालत होंगे। तो देखो बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर तवानाई यानी कि एनर्जी, बिजली वगैरह हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी का, पेट्रोलियम का, डीज़ल का, मिट्टी के तेल का, पानी का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, अब से 50 साल बाद अगर लगातार इसी तरीके से पेट्रोल वगैरह का लगातार दोहन किया जाता रहा तो लोगों को ये चीज़ें मुहैया नहीं होंगी, क्योंकि पेट्रोल वगैरह बनने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों, इसी वजह से अब जो ज़्यादातर गाड़ियाँ आ रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं, इसी चीज़ से बचने के लिए। तो इस आंसर को किस तरीके से लिखोगे? हिंदुस्तान में तवानाई के ज़राए आम तौर पर इंसानी वसाइल, मवेशी, कोयला, बिजली, थर्मल पावर, पनबिजली, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, शमसी तवानाई, कुदरती गैस और एटमी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में बिजली वगैरह पैदा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? इंसानी वसाइलों का, मवेशियों का, कोयले का, बिजली की थर्मल पावर का, पन बिजली का, पेट्रोलियम का, डीजल का, मिट्टी के तेल का, शमसी तवानाई का, कुदरती गैस का, एटमी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में आज से 50 साल बाद तवानाई के कुछ ज़रायों का भारी बहरान खड़ा हो सकता है, कमी हो सकती है, खास करके पेट्रोल और पेट्रोलियम मौसूआत तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे और हिंदुस्तान को 50 साल बाद शमसी तवानाई को ही तवानाई का ख़ास ज़रिया बनाना पड़ेगा। इसे इंसानी तवानाई, मवेशियों की तवानाई या फिर तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तलाश करनी होगी, ताकि पेट्रोल वगैरह के लिए ऑप्शनल चीज़ों का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जैसा कि अब ज़्यादातर गाड़ियों में आप देख रहे हैं। अगला सवाल है, माहौलियाती तंजीली के कुछ मिसालों की फहरिस्त बनाइए जिनका मुशाहिदा आपने अपने इर्द गिर्द किया गया हो। तो माहौलियाती तंजीली का मतलब क्या है? माहौल का आलूदा होना। तो बच्चों देखो,
ज़राअती ज़मीन जो यानी कि खेती बाड़ी की हमारे इर्द गिर्द हम क्या देख रहे हैं कि ज़राअती ज़मीन लगातार कम होती जा रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर ज़्यादा हो रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह यानी कि पानी का जो अंडरग्राउंड का वाटर का लेवल है वो भी लगातार नीचे जाता जा रहा है। इससे पानी का बहरान यानी कि पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। अगर इसी तरह ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल होता रहा तो आने वाले वक्त के 25 सालों में मुल्क का 60% हिस्सा इससे महरूम रह जाएगा पानी से। हमारे मुल्क में जंगलात की कटाई भी अंधाधुंध हो रही है। अब जंगलात काफ़ी कम होते जा रहे हैं, इसी वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं और जंगली जानवर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ियों से पेट्रोलियम पर भी भारी बोझ है और ईंधन की मांग पैदावार से कहीं ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों लगातार माहौलियाती तंजीली हो रही है। अगला सवाल है, कौमी आमदनी किसे कहते हैं? तो मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें यानी कि पूरे ही मुल्क में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, जितनी भी खदमातें दी जाती हैं, कीमतों में अगर गैर मुल्की आमदनी को जमा कर दिया जाए तो ये कौमी आमदनी कहलाती है। याद रखोगे कि मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें और ख़िदमात की कीमतों के अंदर अगर गैर मुल्कों से हासिल होने वाली आमदनी को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर उसे कौमी आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी किसी मुल्क की कुल आमदनी का मजमुआ होती है। फ़ीकस आमदनी का मतलब क्या है बच्चों? कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करने पर फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। याद रखोगे कि कुल कौमी आमदनी यानी कि कुल मिलाकर पूरे देश की जितनी भी आमदनी है उस आमदनी को अगर कुल जनसंख्या आबादी से डिवाइड कर दिया जाए तो फ़ीकस आमदनी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। माशी तरक्की का मकसद क्या होता है बच्चों? पैसे से रिलेटेड तरक्की करने का मकसद क्या होता है? यानी कि मुल्क में पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करना, यानी कि हर चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर इजाफ़ा करना, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना, पैसा कमाना, मुनाफा हासिल करना ही माशी तरक्की कहलाता है। याद रखोगे कि मुल्क में पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करना ही माशी तरक्की कहलाता है। माशी तरक्की के दो बुनियादी अनासिर कौन कौन से हैं? तो आमदनी के अंदर इजाफ़ा और सरमाया यानी कि पूंजी। याद रखोगे कि माशी तरक्की के लिए दो बुनियादी चीज़ें क्या क्या हैं? तो माशी तरक्की जब ही होगी जब आमदनी में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा जब हमारे पास सरमाया होगा, पूंजी होगी, चीज़ें होंगी, एसेट्स होंगी, तो तभी माशी तरक्की हो सकती है। अगला सवाल है, आमतौर पर किसी मुल्क की माशी तरक्की की पैमाइश किस बुनियाद पर की जाती है? याद रखोगे कि आमतौर पर किसी भी मुल्क की माशी तरक्की को किस चीज़ से निकाला जाता है, पता किया जाता है? तो किसी भी मुल्क की माशी तरक्की की पैमाइश उस मुल्क की फ़ीकस आमदनी के ज़रिए पता की जाती है। अगर लोगों की आमदनी ज़्यादा है तो मुल्क तरक्की कर चुका है, डेवलप है, और अगर कम है तो तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। अगला सवाल है, लोगों के ज़रिए किए जाने वाले 3 माशी मकसद बताइए। पाबंदी से काम करना, बेहतर मजदूरी और पैदावार की बेहतर कीमत पाना। याद रखोगे कि लोगों के ज़रिए किए जाने वाले 3 माशी मकसद यानी कि पैसे से रिलेटेड क्या 3 मकसद हैं लोगों के लिए? तो पाबंदी से काम करना ताकि पैसा हासिल हो सके, बेहतर मजदूरी हासिल करना और पैदावार की अपनी खेती बाड़ी की बेहतर कीमतें पाना ताकि ज़्यादा पैसा मिल सके, माशी तरक्की हो सके। लोगों के ज़रिए हासिल करने वाले 3 सियासी मकसद क्या क्या हैं? तो सियासी मसावत यानी कि सियासत में बराबरी का हक, सियासत के अंदर आज़ादी का होना, और लास्ट पॉइंट होगा बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। याद रखोगे कि लोगों के ज़रिए हासिल करने वाले सियासी मकसद बताने हैं। तो क्या क्या होंगे? सबसे पहले है सियासी मसावत, सियासी आज़ादी और बुनियादी तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी हकूक़ों का तहफ़्फ़ुज़। माशी तरक्की किसे कहते हैं बच्चों? माशी तरक्की का मतलब क्या है? कमाई के अंदर तरक्की होना, इजाफ़ा होना आमदनी के अंदर। तो माशी तरक्की से मुराद एक तवील अरसे तक किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी
और हकीकी आमदनी में इजाफे के साथ साथ इस्लाहत होती है। समझ में आया? माशी तरक्की का मुराद क्या है? एक तवील यानी कि लंबे अरसे तक किसी भी मुल्क की फ़ीकस आमदनी और हकीकी आमदनी में इजाफे के साथ साथ इस्लाहत यानी कि सुधार का होना ही माशी तरक्की कहलाता है, यानी कि एक लंबे अरसे के अंदर लगातार तरक्की की ओर कदम बढ़ाते रहना। अगला सवाल है, फ़ीकस आमदनी की तरक्की के अशारिये की शक्ल में एक खामी बतानी है। तो ये मुमकिन है कि फ़ीकस आमदनी में इजाफे के साथ साथ और भी ज़्यादा अदम मसावत बढ़ रही हो, यानी कि देखो फ़ीकस आमदनी के जैसे कि फ़ीकस आमदनी के ज़रिए तरक्की का अंदाज़ा लगाना, ये इसकी एक ख़ामी बतानी है। तो देखो बच्चों, फ़ीकस आमदनी किसी इंसान की कम भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए फ़ीकस आमदनी से सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लेना कि ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की इनकम एक जैसी नहीं होती है, ये गैर बराबरी पर मुबनी होती है। कौन से दो तरीक़ों से माशी खुशहाली का इजहार किया जा सकता है? घरेलू पैदावार में इजाफ़ा और फ़ीकस घरेलू पैदावार के अंदर इजाफ़ा। याद रखोगे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि किन दो तरीक़ों से माशी खुशहाली का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कुल घरेलू पैदावार के अंदर इजाफ़ा, यानी कि कुल मिलाकर जो देश की पैदावार है उसमें कितना इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरीके से फ़ीकस घरेलू पैदावार के अंदर कितना इजाफ़ा हो रहा है। इंसानी तरक्की का मतलब क्या है बच्चों? इंसानी तरक्की समाजी तरक्की का एक बुनियादी उंसुर है। तरक्की से मुराद का मतलब क्या है? इंसानी तरक्की ही है, यानी कि इंसान लगातार अपनी कमाई के ज़रायों में तरक्की करता जा रहा है। तो याद रखोगे, इंसानी तरक्की से मुराद क्या है? इंसानी तरक्की समाजी तरक्की का एक बुनियादी उंसुर है। तरक्की से मुराद इंसानी तरक्की ही है। अगला सवाल है, इंसानी तरक्की के लिए ख्वानदगी यानी कि पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? देखो बच्चों, अगर अनपढ़ लोग होंगे तो ज़िंदगी जीने की समझ वैसी नहीं होगी, उनका कोई भी इस्तेहसाल कर सकता है, पागल बना सकता है। इसलिए पढ़ा लिखा होना ही तरक्की हासिल करने का एक मेन ज़रिया है। तो ख्वानदगी से इंसानी सलाहियतें पैदा होती हैं, मसाइल की मालूमात हासिल होती है, और ख्वानदगी ही इंसान की महारत के अंदर इजाफ़ा करती है। इसलिए इंसानी तरक्की के लिए ख्वानदगी यानी कि पढ़ा लिखा होना एक लाजमी उंसुर है। अगला सवाल है, इंसानी तरक्की पर जोर देने वाले मुख्तलिफ सेक्टर कौन कौन से हैं? तो इंसानी तरक्की किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इंसानी की तरक्की का? सेहत को देखकर, जिनसी मसावत यानी कि आदमी औरतों को बराबरी का हक, और ख्वातीन की बराबरी यानी कि ख्वातीनों को बराबरी का हक देना। अब अगला सवाल है, मईशत यानी कि इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। इस बात से सभी वाकिफ़ हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है, यानी कि समाज में रहने वाला प्राणी है। इसकी अपनी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं इंसान की, और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन सभी ज़रूरतों की तकमील के लिए यानी कि इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को बहुत सी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम अंजाम देते हैं, जिनकी वजह से इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और माशी काम करता है, यानी कि पैसे कमाने से रिलेटेड अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माशी काम करता है। अशिया की पैदावार की जाती है, किन चीज़ों की पैदावार ना की जाए। याद रखोगे कि इंसान के ज़रिए किए जाने वाले वो काम हैं जिनके ज़रिए ये फ़ैसला लिया जाता है कि कौन सी अशिया की पैदावार की जाए और किन चीज़ों की पैदावार ना की जाए। जिन चीज़ों से पैसा हासिल होता है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, उन्हीं चीज़ों को इंसान करता है। इन खिदमात में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नर्स, बैंकिंग और ऐसे ही दूसरे इदारे शामिल होते हैं। माशी कामों में सरमाया हुकूमत का होता है, यानी कि हुकूमत के ज़रिए पूंजी लगाई जाती है और हुकूमत ही ये फ़ैसला करती है कि इन कामों की तकसीम किस तरह की जाएगी। माशी कामों की याद रखोगे कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है कि माशी कामों की तकसीम किस तरीके से की जाएगी, यानी कि कौन से काम को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। मईशत का एक मतलब ये भी है कि इसमें किसी मुल्क के तमाम माशी कामों यानी कि जिन कामों से पैसा हासिल होता है उन्हें माशी काम कहते हैं। तो मईशत का एक मतलब ये भी है कि इसमें किसी मुल्क के तमाम माशी कामों का जायज़ा लिया जाता है। इसके अंदर समाज के ज़रिए किए जाने वाले तमाम माशी काम शामिल होते हैं।
हर ऐसा काम जिसका मकसद माशी होता है, मईशत का यानी कि इकोनॉमी का हिस्सा होता है। बच्चों, पैसा कमाना अपने देश के लिए, मईशत देखो बच्चों, मईशत का मतलब क्या है? कुल मिलाकर देश के अंदर आमदनी किस तरीके से की जाती है, इंसान क्या क्या काम करता है, सरकारी से किस किस तरीके से तय करती है, जिससे कि कुल कौमी आमदनी का पता चलता है। तो ये सभी चीज़ें मईशत का यानी कि इकोनॉमी का हिस्सा कहलाते हैं। अगला सवाल है, माशी तरक्की किसे कहते हैं? तो ब्राउन के मुताबिक मईशत एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई शख्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। याद रखोगे कि मईशत क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी शख्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करता है। इससे मुराद किसी भी मुल्क की उस तरक्की से है जो कि मईशत को अपनाए हुए है। सभी मुल्कों की अपनी अपनी मईशत होती है, क्योंकि बच्चों सभी मुल्कों की कुल आमदनी ज़रूर होती है। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा किसी भी मुल्क की आमदनी और उसमें रहने वाले लोगों की फ़ीकस आमदनी से लगाया जा सकता है। याद रखोगे, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? मुल्क की आमदनी और उसमें रहने वाले लोगों की आमदनी को देखकर लगाया जा सकता है। अगर किसी मुल्क की आवाम की आमदनी अच्छी होती है तो वे अपनी तमाम ज़रूरियात आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे मुल्कों को क्या कहते हैं? तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं। और इसकी मईशत भी क्या कहलाती है? तरक्की याफ्ता मईशत यानी कि डेवलप इकोनॉमी कहलाती है। अगर किसी मुल्क के लोगों की आमदनी कम होती है और वे अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा नहीं कर पाते हैं तो इस मुल्क की मईशत को तरक्की पसीर मईशत का नाम दिया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह ऐसे ममालिक हैं जिनकी मईशत तरक्की पसीर है और ख़ुद भी तरक्की पसीर ममालिक के नाम से जाने जाते हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा कि माशी तरक्की का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? लोगों की आमदनी को देखकर। जिन मुल्कों के लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, और जिन मुल्कों के लोगों की आमदनी कम होती है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मुल्क तरक्की पजीर मुल्क कहलाते हैं। अगला सवाल है, माशी और गैर माशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? तो बच्चों, माशी सरगर्मियों में पैसा हासिल होता है, कमाई होती है, और गैर माशी सरगर्मियों के अंदर हम दूसरों को खिदमत खल्क करते हैं, सेवाएं देते हैं। तो कैसे लिखोगे? माशी और गैर माशी सरगर्मियाँ मंदरजा झेल है। माशी सरगर्मियाँ ऐसे सभी काम जिनके ज़रिए लोगों को आमदनी हासिल होती है, माशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मकानात की तामीर, रिक्शा चलाना, बढ़ई का काम करना, सब्ज़ी बेचना, खेतों और कारखानों, होटलों वगैरह वगैरह में काम करना, इन सभी कामों से बच्चों पैसा हासिल होता है। अब गैर माशी सरगर्मियों में खिदमत खल्क करना शामिल होता है। लोगों की सेवा बिना पैसे के करनी होती है, ऐसे काम जिनसे कोई आमदनी हासिल नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मजहबी ज़ियारत गाहों पर जाना, मजहबी मकामात पर बग़ैर किसी मुआवजे या खिदमत के गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम चलाना, खाना खिलाना, ज़रूरतमंद लोगों की मुफ्त में मदद करना, अपाहिजों और मरीज़ों के काम आना, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो गैर माशी सरगर्मियों में शामिल होते हैं। अगला सवाल है, फ़ीकस आमदनी से क्या मुराद है और इसकी पैमाइश किस तरीके से की जाती है? अभी मैंने आपको बताया था कि एक साल में किसी मुल्क में एक आदमी जो औसत रकम हासिल करता है उसे फ़ीकस आमदनी यानी कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। याद रखोगे कि एक साल में किसी भी मुल्क में एक आदमी जो औसत रकम हासिल करता है उसे फ़ीकस आमदनी कहते हैं। फ़ीकस आमदनी मालूम करने के लिए किसी मुल्क की सालाना कौमी आमदनी मुल्क की कुल आबादी से तकसीम कर दी जाती है, तो इससे फ़ीकस आमदनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। माशी तरक्की के सही तरीके से पैमाइश करने के लिए फ़ीकस आमदनी की पैमाइश कीमतों की बुनियाद पर की जाती है। याद रखोगे कि माशी तरक्की को जानने के लिए कि किसी भी देश की माशी तरक्की अच्छी है या बुरी है, तो माशी तरक्की के सही तरीके से पैमाइश करने के लिए फ़ीकस आमदनी की पैमाइश कीमतों की बुनियाद पर की जाती है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। इंसानी तरक्की का इशारिया क्या है? इंसानी तरक्की की पैमाइश करने वाले बुनियादी अज्ज़ाए बताने हैं। तो देखो बच्चों, इंसानी तरक्की का इशारिया का मतलब क्या है?
इंसानी तरक्की का इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिसके ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का समाजी और माशी शोबों में उनकी तरक्की की बुनियाद पर उनके मकाम का तयन किया जाता है। याद रखोगे कि इंसानी तरक्की का इंडेक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पैमाना है, एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए दुनिया के अलग अलग ममालिक की समाजी और माशी शोबों के अंदर उनकी तरक्की का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसको तय किया जाता है। इस पैमाने के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा मुख्तलिफ़ ममालिक की तरक्की को मालूम करती है और कामयाब हुई है इसमें, जिससे कुछ ऐसे ममालिक की मदद की जा सके जो उनकी तरक्की के लिए ज़रूरी हो। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इस तरीके से ऐसे मुल्कों की पहचान की जाती है जिनको सच में ही माली इमदाद की ज़रूरत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी कि UN ने जिससे कुछ ऐसे ममालिक की 1990 में अपनी पहली रिपोर्ट में इस इंडेक्स का इस्तेमाल करके दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की समाजी और माशी तरक्की का जायज़ा लिया था कि कौन सा मुल्क समाजी तौर पर और कौन सा मुल्क माशी यानी कि पैसों के तौर पर तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने किस चीज़ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था? इंसानी तरक्की का इशारिया यानी कि इंसानी तरक्की के इंडेक्स का इस्तेमाल करके। इंसानी तरक्की एक वसी फ़िक्री नज़रिया है, इस वजह से इंसानी तरक्की का पैमाना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है पैमाइश को। इसमें मुख्तलिफ़ अनासिर यानी कि चीज़ें शामिल होती हैं इंसानी तरक्की को जानने के लिए, जो इंसान की माशी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं बल्कि इसका ताल्लुक़ समाजी, सियासी और सकाफ़ती ज़िंदगी से भी होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 बुनियादी अनासिर की मदद से इंसानी ज़िंदगी का इंडेक्स निकाला है। सबसे पहले है उम्र। इसका पहला इशारिया तवील उम्र या सेहत है। मुख्तलिफ़ ममालिक में लोगों की उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वे ममालिक इंसानी तरक्की के लिहाज से तरक्की याफ्ता होगा। दूसरा है तालीम। इसका दूसरा इशारिया है एक मुल्क में जितने ज़्यादा अफराद तालीम याफ्ता होंगे और अपना नाम दर्ज कराया होगा उतना ही इंसानी तरक्की की आला सतह पर माना जाएगा। रहन सहन। इंसानी तरक्की का तीसरा तरीका रहन सहन है। मुल्क की मजमूई खानदगी पैदावार या फ़ीकस आमदनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा उनका रहन सहन होगा। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। याद रखोगे कि इंसानी तरक्की का इंडेक्स अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी मुल्क की इन 3 चीज़ों को देखकर लगाती है। सबसे पहले उम्र और सेहत, फिर तालीम और फिर रहन सहन। कई सालों के गौर व होश के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने तरक्याती प्रोग्राम में दुनिया के तकरीबन 113 ममालिक में इंडेक्स की मदद से जायज़ा लिया और इस बुनियाद पर इन्होंने 53 ममालिक को आला सतह पर और 84 ममालिक और 26 ममालिक को निचली सतह पर रखा। याद रखोगे कि दरमियानी सतह पर 84 और निचली सतह पर 26 ममालिक को डिवाइड किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने। इन्हीं सब चीज़ों का डेटा हासिल कर अलग अलग मुल्कों का कुल मिलाकर 113 मुल्कों का डेटा हासिल किया गया था। अगला सवाल है जिनसी अदम मसावत यानी कि आदमी औरत में फ़र्क में इजाफे के मुख्तलिफ़ अवामिल कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आदमी औरतों के अंदर ऊंच नीच की भावना को और ज़्यादा जन्म देती हैं। तो हिंदुस्तान में जिनसी अदम मसावत को बढ़ावा देने वाले अवामिल मंदरजा झेल हैं। सबसे कम जिनसी तनासब यानी कि हिंदुस्तान में जिनसी तनासब का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें हर साल इजाफ़ा हो रहा है। 1901 में ये 972 था और 2001 में गिरकर 930 हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लड़कों को लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दुनिया और लड़कियों की पैदाइश से पहले या पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। याद रखोगे कि कम जिनसी तनासब यानी कि कम जिनसी तनासब का मतलब है कि लड़कों का ज़्यादा होना, लड़कियों का कम होना, लड़कियों को पैदा होने के बाद मार देना या पैदा होने से पहले ही मार देना। आगे है ख़वातीन की तालीम से गफलत का बर्ताव, यानी कि हिंदुस्तान में ख़वातीन की ख़वानगी की शरह 54% है और मर्दों की 75।
तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारे समाज में लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को ज़्यादा तालीम देते हैं, माँ बाप ज़्यादा तालीम लड़कों की देने पर जोर करते हैं। ख़वातीन का मर्दों के मुकाबले में कम मजदूरी देना। अब हिंदुस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को बराबर काम करने के लिए कम मजदूरी दी जाती है। मगर बच्चों, अब वक्त और हालत लगातार बदलते जा रहे हैं। समाज में ख़वातीन का कमतर दर्जा, तो हिंदुस्तान में अभी भी दही इलाकों में ख़वातीनों को कम दर्जा दिया जाता है। ख़वातीन की सेहत भी यहाँ पर बेकार रहती है दही इलाकों में, क्योंकि इन्हें सिर्फ पानी ही लाने के लिए पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। इसके अलावा ख़वातीन का इस्तेहसाल भी किया जाता है। हिंदुस्तान में घर और दोनों ही जगह पर ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है, शोषण होता है। जहेज़ के लिए इनको प्रताड़ित किया जाता है। इनके ऊपर काम का भी ज़्यादा बोझ होता है। मर्दों के मुकाबले औरतें घर की देख रेख भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं, गृहस्थी के सारे काम करती हैं। तो इस वजह से औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा काम करती हैं, काम का ज़्यादा बोझ होता है। ये पैसे भी कमाती हैं और घरदारी भी देखती हैं। अगला सवाल है, मैक्रो मईशत यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? तो देखो बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मईशत के अलग अलग प्रकारों को पढ़ा और समझा जाता है, जाना जाता है। तो कैसे लिखोगे? मैक्रो मईशत की वो शाख है जिसके तहत मईशत से मुताल्लिक मुख्तलिफ ग्रुपों का मुताला किया जाता है। इसके तहत कौमी आमदनी और रोज़गार का तयन किस तरह होता है, इसमें उतार चढ़ाव की क्या वजह होती है, कौमी आमदनी किन अनासिर पर मुनहसर करती है, इन सभी बातों का मुताला किया जाता है। याद रखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों का अंदाज़ा मुताला किया जाता है। इसके तहत कौमी आमदनी और रोज़गार का तयन किस तरह होता है, किस तरीके से रोज़गार को और कौमी आमदनी को तय किया जाता है, कौन सा तरीका है इसका, इसमें उतार चढ़ाव की क्या वजह है, कौमी आमदनी किन अनासिर पर मुनहसर करती है, इन बातों का मुताला किया जाता है। इसके तहत मुकम्मल मईशत को एक इकाई मानकर उसके ख़ास अज्जा की मुकम्मल मईशत के ताल्लुक़ में मुताला किया जाता है। अगला सवाल है, तरक्की के रवायती तसव्वुरात को बताना है। तो देखो, तीसरी दुनिया के ममालिक की आज़ादी के साथ साथ ही माशी तरक्की की ज़रूरियात भी ज़रूरी हो गई। याद रखोगे कि तीसरी दुनिया के ममालिक की आज़ादी के साथ साथ ही माशी तरक्की की ज़रूरतें भी ज़रूरी हो गई, यानी कि मईशत को तरक्की देना भी ज़रूरी हो गया। 1960 की दिहाई तक माशी लफ्ज़ का इस्तेमाल आम तौर पर माशी इजाफे की शक्ल में किया जाता था, लेकिन अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बदल चुका है। बिलाशुबा तरक्की के मतलब के बारे में तासुरात बदल गए हैं, लेकिन ये भी सच है कि लोगों में माशी तरक्की के मतलब और इसकी तारीफ़ के बारे में ख़यालात यकसा नहीं है। जो भी हो, लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि माशी तरक्की माशी इजाफे से ज़्यादा है, इसलिए इसका मतलब कुछ जमा होने से ही है। समझ में आया? माशी तरक्की का मतलब है कि ज़िंदगी में तरक्की हासिल करना। अगला सवाल है कि सरकार के ज़रिए जिनसी अदम मसावत के शुबे में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, यानी कि आदमी और औरत के अंदर जो भेदभाव है, जो नाइत्तेफाकियाँ हैं, उसे ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो सती रस्म, पर्दे की रस्म, नाख़वानदगी, जहेज़ की रस्म, लड़की का वालिद की जायदाद में कोई हक़ ना होना, कम उम्र में शादी वगैरह ऐसी रस्में थीं जिन्होंने ख़वातीन को काफ़ी पसमानिंदा यानी कि नीचे के लेवल पर ला दिया था। तो जो समाजी रहनुमा थे, उन्होंने इन रस्मों की मुखालफत की और इन्हें ख़त्म करने की काफ़ी हद तक कोशिश की, लेकिन अब भी कुछ गलत रस्में मौजूद हैं जो ख़वातीन को बराबरी देने से के मसले में रुकावट बनी हुई है। इसलिए सरकार को ख़वातीन के अदम मसावत को, यानी कि ख़वातीन के साथ ऊंच नीच के रवैये को ख़त्म करने के लिए कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। तो सबसे पहले बाप की जायदाद में बराबरी के हक़ देने का कानून बनाया गया है। कुछ वक्त पहले तक लड़कियों को अपने बाप की जायदाद से कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ जायदाद पर लड़कों का हक होता था। लेकिन सरकार ने हिंदुओं को डबल और कमला एक्ट वगैरह पास करके इस अदम मसावत को दूर कर दिया है। जहेज़ की प्रथा को ख़त्म कर दिया है। जहेज़ मांगने वालों के ख़िलाफ़ सरकार के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी ताकि लड़कियां शोषण से, इस्तेहसाल से बच सकें। तालीम निस्वा यानी कि औरतों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सरकार ने तालीम निस्वा को फ़रोग़ दिया।
और इनकी तालीम के अलहदा इंतज़ामात भी कराए। बहुत से स्कूल और कॉलेज सिर्फ ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लड़कियों को, औरतों को ही तालीम दी जाती है। इसके अलावा औरतों को सरकार के ज़रिए वोट देने का भी हक़ दिया गया ताकि औरतों के साथ अदम मसावत को कम किया जा सके और इन्हें समाज में मसावत का, बराबरी का हक़ दिया जा सके। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।